ये अप्रोचेस का नाम क्या है, ये इस एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, और वो जो भी बिहेवियर उनके सामने आया है वो उसकी काज क्या बताते हैं, और वो उस रूट काज को ख़त्म करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेथड कौन सा यूज़ करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में हमारे पास सबसे पहले टॉपिक्स आएंगे अप्रोचेस देखेंगे कौन सी हैं मॉडर्न साइकोलॉजी में। उसके बाद हम इसकी डोमेन्स देखेंगे कि साइकोलॉजी की कौन कौन सी डोमेन्स हैं, उसमें किस तरह से कौन सी चीज़ स्टडी की जाती है और उसको कहते क्या हैं। और इसमें थर्ड नंबर पे आ जाता है थीम्स हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हों, आपको रिसर्च किस में करनी है, आपको टॉपिक्स नहीं मिल रहे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थीम्स आर इम्पॉर्टेंट। तो हम इसके जस्ट नेम्स ही देखेंगे थीम्स के, इसको बहुत इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे थीम्स को, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। नाउ लेट्स स्टार्ट द अप्रोचेस। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि हमारी जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें 3 अप्रोचेस हैं, कुछ में आपको मिलेगा कि इसकी 5 अप्रोचेस हैं, और कुछ में आपको मिलेगा इसकी 9 अप्रोचेस हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये टोटल हमारे पास जितनी भी अप्रोचेस हैं ये सारी ही मॉडर्न साइकोलॉजी में आती हैं, इसलिए क्योंकि हम इन सारी ही अप्रोचेस को अपनी करंट स्टडी में यूज़ करते हैं। करंट स्टडी मतलब कहीं भी हमने अगर कहीं थ्योरी अप्लाई करनी है, कोई रिसर्च करनी है, तो हम इन अप्रोचेस के साथ चल रहे होते हैं। तो दैट्स वाई दीज ऑल 9 अप्रोचेस आर कम इन द मॉडर्न साइकोलॉजी, आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। अब ये जितनी भी सारी थेरीज़ हैं, ये बेसिकली जो हमने ऊपर जितना भी ग्राउंड वर्क स्टडी रीड किया है, ये सारी बेसिकली उसी ग्राउंड वर्क के ऊपर लाई करती हैं। उन्हीं थेरीज़ को, उन्हीं पॉइंट्स को लेके ये सारी अप्रोचेस डेवलप हुई थी। और इसमें हमारे पास कितनी हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 9 प्रोमिनेंट अप्रोचेस हैं टू मॉडर्न साइकोलॉजी। अब आप सब ने अपने माइक्स ऑफ कर लेना है। ठीक है, अब इन सारी अप्रोचेस का जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है वो वही है जो हम लास्ट कल हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में पढ़ कर आए हैं। इन सब के थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स पीछे से उन्हीं थेरीज में से उठाए गए हैं कि हम अब यहाँ पे डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से वर्क कर रहे हैं, और वो ये जो जंग चल रही है ह्यूमन ब्रेन की, ह्यूमन लर्न करते हैं, इनेट नॉलेज होता है, नहीं वो ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं, नहीं उनको जेनेटिकली उनको विरासत से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब उन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस डेवलप होती जा रही हैं। हर पर्सन, हर ग्रुप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उस पर वर्क कर रहा है। तो सबसे पहली अप्रोच है हमारे पास बायोलॉजिकल को हम न्यूरोसाइंस भी कहते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारी बेसिकली एक जैसी टर्म्स हैं, एक ही मतलब होता है सबका। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, अब यहाँ पर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ मॉडर्न साइकोलॉजी, व्हाट आर द अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी, हाउ मेनी अप्रोचेज आर इन साइकोलॉजी। तो ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको देखना है, और रिटन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा देखना है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल मीन्स ये नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी है, क्योंकि हम इसे साइकोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर सेइंग बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, ऑल द टर्म्स आर सेम। अगर हम इसको साइकोलॉजी की फील्ड में देखते हैं तो हम इसमें ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन की जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है हमारे नर्वस सिस्टम की, वो और बिहेवियर, ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। हमारी क्या फिजियोलॉजी है कि हमारा इस तरह का बिहेवियर होता है, और हम ये अगर हमारा बिहेवियर है तो हमारी ब्रेन एनाटॉमी किस तरह की है। अगर ब्रेन एनाटॉमी इस तरह की है तो हमारा बिहेवियर किस तरह का हो सकता है। तो इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टली बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अब इसमें क्या होता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट, कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व है हमारे पार्टिकुलर बिहेवियर की प्रोसेसिंग में, विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज़ इन्वॉल्व इन द पार्टिकुलर बिहेवियरल प्रोसेसेस। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट हो गया है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, या फिर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ज़्यादा जो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है। सो दैट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी।
अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से करते हैं? ब्रेन को तो हम ना ऑब्जर्व कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं, तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा पोर्शन या कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है इस सारे बिहेवियरल प्रोसेस में? तो इसके लिए क्या करते हैं रिसर्चर्स? यूज़ करते हैं कैट स्कैन, MRI, EEGs और पेट स्कैन। अब ये सारे स्कैन्स कौन से होते हैं, कब हमें करने हैं, ये स्ट्रक्चर बताते हैं या फंक्शन बताते हैं, ये किस तरह के पिक्टोरियल फॉर्म में हमारे पास सामने आते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये सारी डिटेल्स हम इसके चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे होंगे। तब हम इन सारी स्कैनिंग सिस्टम्स को भी डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये किसका एब्रीवेशन है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ब्रेन का फंक्शन देखते हैं या सिस्टम देखते हैं या स्ट्रक्चर देखते हैं, और ये किस फॉर्म में हमारे पास आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये हम इसके चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। सेकेंड अप्रोच इज़ बिहेवियरल जेनेटिक्स। अब इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि बिहेवियरल जेनेटिक्स मीन्स, बिहेवियरल जेनेटिक्स का क्या मतलब कि अब हमारा जो भी बिहेवियर है इसमें हमारी जीन्स का बड़ा रोल है। नाम से क्लियर है कि यहाँ पे कुछ जीन्स की पार्टिसिपेशन लग रही है। तो हमारे जो भी हमारे बिहेवियर होंगे मे बी एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक जेनेटिकली बेस्ड बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। हमारी जो भी साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होंगी या हमारे स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमें जीन्स से मिले हैं, हमें हमारी विरासत से मिले हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये जो भी चीज़ें हमें जीन से मिलती हैं, हमारी विरासत में हमें मिलती हैं, ये इन्फ्लुएंस होती हैं दैट ये हमारी जितनी भी ट्रेड्स हैं इनको इन्फ्लुएंस करता है क्या? हमारा इन्वायरमेंट। जीन्स तो हमारी बॉडी में है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई किया कि जीन्स तो हमारी बॉडी में हैं, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इसको मैनिफेस्ट कर सकता है, इन ट्रेड्स को, इनको मॉडिफाई कर सकता है। तो इसमें डिफरेंट तरह की स्टडीज़ की गई, सिंगल स्टडी की गई, ट्विन्स स्टडीज़ की गई। उसके बाद ट्विन बच्चे हैं उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में उनकी डेवलपमेंट की गई, उनकी अपब्रिंगिंग की गई। तो फिर हमने देखा कि क्या वाकई इन्वायरमेंट उनकी ट्रेड्स को मैनिफेस्ट करता है। तो बहुत सारी स्टडीज़ से ये साबित हुआ कि वो मैनिफेस्ट करता है। अगर हमें जीन्स में मिला है कि हम टेररिस्ट बनेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, या हमें गुस्सा आता है, हमारे फादर्स हैं, फोर फादर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और हमें लग रहा है कि ये जेनेटिकली चलता आ रहा है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रेड जो है वो वेरी कर रही है, और बल्कि आने वाली नस्लों में तो ज़्यादा ही होगी। एक तो ये कि एक तो उसकी जीन्स में है। अब वो इन्वायरमेंट में भी देखता है कि हर बंदा एक दूसरे पर गुस्सा कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी ये ट्रेड मैनिफेस्ट हो जाएगी, फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगी ना, उसका ये बिहेवियर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि अब ट्विन स्टडीज़ में इन पर्सनस को अलग अलग इन्वायरमेंट में डालते हैं, रखते हैं। एक वो जहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा है और एक वो जहाँ पर गुस्सा नहीं किया जाता, बहुत पोलाइटली उसको डील करते हैं। अब दोनों बच्चों में फ़र्क क्या होता है कि एक जिसको इन्वायरमेंट में रखा गया गुस्से वाले, वो तो गुस्सा करेगा डेफिनेटली। जिसको नहीं रखा गया उसके अंदर ट्रेड तो मौजूद है लेकिन उसको नहीं गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन अचानक से वो किसी ऐसी सिचुएशन में चला जाता है जहाँ पर उसकी ये जो ट्रीट है ना वो ट्रिगर कर जाती है। उसको कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ पे उसको गुस्सा अचानक से आ जाता है और एक्सट्रीम आ जाता है। वो खुद परेशान हो जाता है कि मुझे इतना गुस्सा आया कैसे। एक्चुअली उसके अंदर वो जीन्स मौजूद थी और उसको बस एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था उसको एक्टिवेट होने के लिए। सो ये इस तरह की डिफरेंट स्टडीज़ की गई जीन्स के हवाले से। बिल्कुल यहाँ पे एक इसी तरह की एग्जांपल भी दी गई है कि हमारी जो जेनेटिक्स हैं वो माइट इन्वेस्टिगेट टू व्हाट एक्सटेंट रिस्क टेकिंग बिहेवियर इन एडोलसेंस इज एट्रीब्यूटेबल टू जेनेटिक्स। ठीक है, इट्स क्लियर। थर्ड अप्रोच है हमारे पास बिहेवियरिस्ट, या फिर हम इसको बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। बिहेवियरिज्म हमारी सेकंड फोर्स है साइकोलॉजी की। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। सो द सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी इज बिहेवियरिस्ट और बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिस्ट और बिहेवियरिज्म इज द सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। मतलब इस फोर्सेस का मतलब कि ये इन्होंने कुछ ऐसा किया था कि सारी दुनिया में या वहाँ पे अमेरिका में यूएस में हलचल मच गई थी दैट देयर इज़ समथिंग न्यू।
जिसने सबको हिलाया, उनको वर्क करने पे मजबूर किया कि हाँ हमें भी इसको ऐसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। फर्स्ट फोर्थ आती है, फिर सेकंड आती है, उसके बाद थर्ड आती है। अभी फोर्थ भी आई हुई है लेकिन उसके नाम बड़े कंफ्यूजिंग है कि फोर्थ एक्चुअल में है कौन सी, तो अभी हम फर्स्ट थ्री पे ही फोकस करेंगे। सो बिहेवियरिज्म ने क्या कहा? बिहेवियरिज्म possess that psychology is the study of observable behavior। ठीक है, अब यहाँ पे इनका की पॉइंट है कि जो बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम बिहेवियरिज्म में इंक्लूड करते हैं। द माइंड और मेंटल इवेंट्स आर अनइम्पॉर्टेंट एज दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। अब इन्होंने ये एक बात कह दी कि माइंड और मेंटल इवेंट्स जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम इनको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। अब इनकी इस बात से कोई और फिजियोलॉजिस्ट हिट ना हो या वो इस पर वर्क ना करे, ये तो अब हो नहीं सकता। सो कोई ना कोई अपनी ऐसी बात कह देते हैं जिस पे अगला बंदा जो है मजबूर हो जाता है कि उसे इस पर रिसर्च करनी चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। सो बिहेवियरिज्म का कहना था माइंड और मेंटल इवेंट्स आर अनइम्पॉर्टेंट, ये जो दोनों इवेंट्स अनइम्पॉर्टेंट है और हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है आइडेंटिफाई किया जाता है सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को कौन आइडेंटिफाई करते हैं? इवन पावलव, और इनका ड्यूरेशन टाइम है 1849 टू 1936। ये एक बिहेवियरिस्ट थे और इनकी बहुत ही अर्ली फाइंडिंग्स थी किस स्कूल ऑफ थॉट में? बिहेवियरिज्म के स्कूल ऑफ थॉट में। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि ये हमारी बेसिक फॉर्म है लर्निंग की, जहाँ पे हमारा जो भी बिहेवियर होता है वो न्यूट्रल स्टिमुलस से फॉर्म होता है या एलिसिट होता है। अब इवन पावलव ने क्या प्रैक्टिकल किया था कि उसने ये सारी फाइंडिंग्स दी, और क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है इसको हम लर्निंग के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपने हिस्ट्री में बस ये याद रखना है कि ये एक बिहेवियरिज्म था। क्लासिकल कंडीशनिंग की सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया, और इसको आइडेंटिफाई किसने किया? इवन पावलव ने। उसके बाद आते हैं हमारे पास जॉन वॉटसन, ये भी बिहेवियरिस्ट थे और यहाँ पर ये जो थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की इवन पावलव ने, यहाँ पे जॉन वॉटसन और इनकी असिस्टेंट थी रोसेली रेनर, इन्होंने इस क्लासिकल कंडीशनिंग को अप्लाई किया। क्या जॉन वॉटसन और इनकी असिस्टेंट थी रोसेली रेनर, इन्होंने अप्लाइड किया था इस क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड को जो थ्योरी इवन पावलव ने दी। इन दोनों ने उस थ्योरी को अप्लाई कर दिया। अप्लाई किस पे कर दिया? एक बेचारा 9 मंथ ओल्ड छोटा सा बच्चा जिसका नाम था एल्बर्ट, हम इसको जानते हैं लिटिल एल्बर्ट के नाम से। अब इन्होंने क्या किया कि इस क्लासिकल कंडीशनिंग को ह्यूमंस पे अप्लाई किया। अप्लाई किस पे किया? लिटिल एल्बर्ट पे, जो कि 9 मंथ्स ओल्ड एक छोटा सा बच्चा था। अब किया क्या कि जब भी वो किसी सफ़ेद या चीज़ को देखता था या फरी टाइप चीज़ को टच करने की कोशिश करता था तो वो उसके पीछे एक लाउड नॉइस क्रिएट कर देते थे। वेन एवर ही टच्ड समथिंग वाइट एंड फरी, मतलब जब भी वो वाइट एंड फरी चीज़ को टच करता था वो पीछे एक साउंड क्रिएट करते थे, लाउड साउंड। अब क्या हुआ यहाँ पे, उसने बच्चे ने देखा कि जब मैं किसी वाइट चीज़ को टच करता हूँ, अब उसको फरी का तो नहीं पता था कि ये फरी भी हो, उसको तो कलर नज़र आ रहा है, तो वाइट कलर में जब भी किसी वाइट चीज़ के पास जाता हूँ तो एक लाउड साउंड आती है जो मुझे इरिटेट करती है, जिससे मैं खौफज़दा होता हूँ। ठीक है, और अब ये क्या होता है कि अब ये बच्चा हर वो चीज़ जो वाइट है, फरी है, इसके बाद वो अब उन सब से अफ्रेड होता है। एवरी वाइट थिंग, जब भी किसी वाइट चीज़ को देखते हैं वो उससे खौफ आता है। सो दैट इज़ अ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं B.F. स्किनर। आपको याद रहेगा कि लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जॉन वॉटसन ने किया था। ज़्यादा नाम जॉन वॉटसन का ही लिया जाता है, इनके असिस्टेंट का नाम कम ही आता है सामने, लेकिन अगर आ जाता है तो आपको याद रखना है इनकी असिस्टेंट का नाम भी। उसके बाद आते हैं B.F. स्किनर। सो क्लासिकल कंडीशनिंग में हमारे पास दो नाम आए। पहला था इवन पावलव, जिसने कहा कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। फिर उस क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया ह्यूमंस पे, किसने किया? जॉन वॉटसन ने किया। उसके बाद है B.F. स्किनर। हाँ, जॉन वॉटसन की एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर वेट, इट्स नॉट ओपनिंग। आपको नज़र आ रहा है? लिखा हुआ है बहुत स्मॉल सा। नो मैम, क्लियर नहीं है। अच्छा चलिए मैं आपको बोल के बताती हूँ, फिर आप याद रखिएगा।
वॉटसन ने बड़ा बोल्डली ये क्लेम किया था कि आप मुझे डजन ऑफ इन्फेंट्स ऐसे दें जो जहाँ से भी हों, वेल फॉर्म्ड हों, किसी भी स्पेशल वर्ड से ले आएँ, उन सबको आप मेरे पास ले आएँ, कहीं से भी कोई भी बच्चा उठा के आप मेरे पास ले आएँ, और उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं उन सारे बच्चों में से रैंडमली एक बच्चे को उठाऊँगा, मैं उसको ट्रेन करूँगा और मैं उसको किसी भी तरह का एक स्पेशलिस्ट बना दूँगा, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, आर्टिस्ट हो, मर्चेंट हो, शेफ़ हो, हाँ अगर वो मैं उसको बेगर भी बना सकता हूँ, थीफ भी बना सकता हूँ, चाहे उसके जो भी टैलेंट हो, उसकी जो भी टेंडेंसीज़ हों, एबिलिटीज़ हों, वोकेशंस हों, रेस हो या इंकेस्टर्स हों, मैं अपने अकॉर्डिंगली उस बच्चे को ट्रेन करके शेप अप कर सकता हूँ, उसको किसी भी प्रोफेशन में मैं उसको डाल सकता हूँ। सो ये क्लेम किया था जॉन वॉटसन ने। ये अक्सर पूछा जाता है कि ये क्लेम किसने किया था कि आप मुझे कोई भी बच्चा दें, मैं उसको डॉक्टर, लॉयर या मर्चेंट, थीफ या बेगर कुछ भी बना सकता हूँ। सो ये इंपॉर्टेंट सेइंग थी जॉन वॉटसन की, इसको आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास B.F. स्किनर। B.F. स्किनर का भी बड़ा नाम है हमारे पास, किसमें? बिहेवियरिज्म में। बिहेवियरिज्म में आते हैं हमारे पास B.F. स्किनर, इनका ड्यूरेशन लिखा है 1904 to 1990। अब इन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया था। अब ये स्किनर बॉक्स क्या था ये हम आपको लर्निंग के चैप्टर में ही डिटेल से बताएंगे, और इन्होंने हमें जो थ्योरी दी थी वो थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। अब इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट लर्न करता है, उसको जो भी इन्वायरमेंट से उसके बिहेवियर के बाद जो उसको आउटकम्स मिलती हैं वो उस आउटकम से लर्न कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग में है कि हम किसी भी स्टिमुलस को जब ऑब्जर्व करते हैं, उस स्टिमुलस से हमें जो रिस्पांस मिलता है, हम उसके बाद हमारी उसके साथ एसोसिएशन होती है और हम लर्न कर लेते हैं चीज़ों को। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में कहते हैं कि जब हमारा कोई भी बिहेवियर होता है और इन्वायरमेंट से हमें जो आउटकम्स मिलती हैं, हम अपनी लर्निंग को उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं। इसके अंदर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स आ जाती हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में, और ये कंसेप्ट किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। अब ये ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, रिवॉर्ड पनिशमेंट क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या फ़र्क है, अब ये नहीं पता होता। पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या फ़र्क है, तो नहीं पता होता। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। सो ये सारी डिटेल्स हम लर्निंग के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। इन सब के बावजूद इतनी सारी अच्छी थ्योरीज दी हैं इन लोगों ने, फिर भी इस बिहेवियरिज्म को जो तो ये अप्रोच ज़्यादा प्रिवेल नहीं कर पाई थी साइकोलॉजी में। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं जो स्टिल यूज़ किए जाते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। अब ये यूज़ क्यों नहीं की जाती? यूज़ इसलिए नहीं की जाती क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोग्निटिव आ गई थी, तो हम बिहेवियरल कोग्निटिव साइकोलॉजी इन दोनों को मिला के करते हैं तो हमारा काम पूरा होता है। अदरवाइज जस्ट बिहेवियरिज्म को फॉलो करते हुए हम बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई ये प्रिंसिपल ज़्यादा प्रिवेल नहीं कर पाया, लेकिन बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं आज भी। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन कब की जाती है? जब कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं? बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई हैबिट लर्न करनी है, किसी बच्चे को लर्न करवानी है, या किसी बिहेवियर को हमें अनलर्न करना है, तो भी हम बिहेवियरल मेथड्स को यूज़ करते हैं। चाहे हमें कोई हैबिट लर्न करनी है या अनलर्न करनी है, तो इन दोनों को हम कैसे कर सकते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग के मेथड्स को यूज़ करते हुए। देन द फोर्थ वन इज कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव का और बिहेवियर का आपस में साथ बिल्कुल बहन भाई जैसा है। So fourth approach is cognitive psychology. Cognitive psychology is an approach rooted in the idea that to understand people's behavior. अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो बिहेवियर है उसकी रूट काज क्या है। रूट काज क्या है कि वो अपनी इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक्चुअली उनके बारे में किस तरह से थिंक करता है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो अप्रोच हमने पहले कहा कि ये अप्रोचेज जो हमारी बैकग्राउंड थेरीज हैं उनको दोनों उनके ऊपर ये लाई करती हैं, वो इनका बैकग्राउंड है प्री हिस्ट्री की थेरीज। तो यहाँ पे जो कोग्निटिव है इसमें दोनों सब कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं हमारे पास। जो हमारा फंक्शनलिस्ट ने जो बताया हम उसको भी यूज़ कर रहे हैं, और जो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच थी हम उसको भी इसमें यूज़ कर रहे हैं।
इसमें कोग्निटिव साइकोलॉजी में। कैसे हम इसको यूज़ करते हैं? स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच ऑफ लुकिंग एट द सब कंपोनेंट्स ऑफ थॉट्स। स्ट्रक्चरलिस्ट में हम थॉट्स के सब कंपोनेंट्स को देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इनकी थॉट्स हैं ये इसका पर्पस देखते हैं। हम कोशिश करते हैं इनके थॉट्स का पर्पस अंडरस्टैंड करने की, कि थॉट्स तो आ गई, अब इस थॉट्स क्यों आई हैं, इसका पर्पस क्या है, उन्होंने इन्वायरमेंट को किस तरह से परसीव किया हुआ है। तो ये दोनों अप्रोचेस को मिला के कोग्निटिव अप्रोच सामने आई थी, और इसको हम ज़्यादातर कहते हैं कोग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच। और इसने लार्जली रिप्लेस कर दिया है जो हमारे पास प्योर बिहेवियरल अप्रोच थी, उसको रिप्लेस कर दिया हुआ है। और ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल मेथड है जो यूएस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Now the fifth approach is humanistic. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। तो थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी इज ह्यूमनिस्टिक। मैम मेरा एक क्वेश्चन है जी, ये फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी किसको बोलेंगे? सेकंड तो आपने बता दी बिहेवियरिज्म को, थर्ड ह्यूमनिस्टिक को, तो फर्स्ट वन आगे आएगी अभी आपके सामने। ओके, इस वजह से मैं इसमें स्टक थी कि शायद मेरा रह गया। नहीं, मैंने फर्स्ट अभी बताई नहीं। ठीक है, जी। ओके जी। अब हमारे पास है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज रूटेड इन द philosophical tradition of studying the roles of consciousness, free will and awareness of human condition। अब ये हमारे पास क्या था, इसकी रूट कहाँ पे बनी थी? जो हमारे पास philosophical tradition आई थी किसकी, कि हमें कॉन्शियसनेस को स्टडी करना चाहिए, हमें फ्री विल को स्टडी करना चाहिए, अवेयरनेस ह्यूमन बिहेवियर की जो भी कंडीशंस होती हैं उसकी अवेयरनेस को हमें स्टडी करना चाहिए। तो ये इसकी रूट काज थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। अब ये अप्रोच क्यों आई थी? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बिहेवियर्स ने क्या कह दिया कि जो हमारा मेंटल और माइंड होता है इसका कोई लेना देना नहीं है, बिहेवियर्स ऑब्जर्वेबल होते हैं। तो इससे डिससेटिस्फाइड थे जी ह्यूमनिस्टिक वाले। इन्होंने कहा कि बिहेवियरिज्म ने अटेंशन नहीं दी माइंड और उसके फंक्शन पे, जबकि उनको देनी चाहिए थी। सो किसी भी सीन से आगे जब हम कुछ कह देते हैं तो उस पर अगला बंदा एक्टिवेट हो जाता है, नहीं ऐसा भी होना चाहिए था। इन्होंने इसको अटेंशन क्यों नहीं दी, इसको देनी चाहिए थी। किस तरह से देनी चाहिए थी फिर वो एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस बिहेवियर रेदर देन अटेम्प्टिंग टू डिवाइड पर्सनैलिटी इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। वो कहते हैं पर्सनैलिटी को स्मॉलर कंपोनेंट्स पे में डिवाइड करने के बजाय हमें ये भी देखना चाहिए कि एक पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनके गोल्स क्या होते हैं, वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस पे हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी अब्राहम मैस्लो ने, जो बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट हम इसको भी डिटेल में देखेंगे कि वो क्या हायरार्की थी। इन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो कौन था? ये एक ह्यूमनिस्ट था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट किस अप्रोच में है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में है। तो इसको मल्टीपल वेज में ये टर्म्स होती हैं जो घुमा के पूछी जाती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। The need for individuals to reach their full potential in a creative way। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि वो अपनी फुल पोटेंशियल वे को क्रिएट कर सके, उसको गेन कर सके, उस पोटेंशियल तक पहुंच सके। तो उसके लिए एक इंडिविजुअल्स को डिफरेंट नीड्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स में स्टडी करेंगे। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अटेन करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपनी नेचर को एक्सेप्ट करें, अपनी लिमिट्स और स्ट्रेंथ्स को जानते हुए। आपको अपनी लिमिट्स और स्ट्रेंथ्स पता हों, आप अपनी नेचर को समझते हों और आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हों। जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम दूसरों को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमनिस्ट था कार्ल रॉजर्स। इनका ज़्यादा रोल किस पे था? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। पॉजिटिव रिगार्ड करें लेकिन अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्ल रॉजर्स का कंसेप्ट था। अगर हम किसी के साथ ही इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें देयर इज़ अ नीड फॉर अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट। तो जब हम किसी के साथ बात करें तो सबसे पहले तो अपने बारे में आपका एक पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होना चाहिए।
तो यही एक बेसिक और क्रिटिकल फैक्टर है इन अटेनिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपका सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज़ द अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड। तभी हम अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन कर सकते हैं और तभी हम दूसरे बंदे की टेंशन को भी समझ सकते हैं, अगर हमारा अपना सेल्फ कंसेप्ट और हमने खुद अटेन कर लिया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। Sixth approach is the psychoanalytic and psychodynamic approach. So this one is the first force of psychology. क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं आपके कमेंट्स को रीड नहीं कर पा रही, तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। अप्रोच 6 साइकोएनालिटिक और साइकोडायनामिक अप्रोच ऐसी अप्रोच है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। Got it? Now, while laboratory in psychology was passing through its various theories, हमारी जो साइकोलॉजी की लेबॉर्ट्री थी, फर्स्ट लेबॉर्ट्री, क्योंकि उसमें बहुत सारी थेरीज चल रही थी, उस पर बहुत सारी बातें हो रही थी, तभी आते हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड भी डेवलप करते हैं एक थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर की जिसको हम कहते हैं साइकोएनालिटिकल थ्योरी या साइकोएनालिटिक थ्योरी या साइकोडायनामिक थ्योरी। अब फ्राइड का ज़्यादा कंसर्न क्या था, इंडिविजुअल्स पर और उनके मेंटल प्रॉब्लम्स पर, कि इंडिविजुअल्स कैसे अपनी इन्वायरमेंट को उससे सीखते हैं और उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स उसके अकॉर्डिंग किस तरह से डेवलप हो जाती हैं। तो अब इसने ज़्यादा जो बात की थी वो बात की थी कॉन्शियस माइंड की और अनकॉन्शियस माइंड की। इन्हीं दोनों को सामने रखते हुए इसने एक ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट भी दिया था, जिसको हम फर्दर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के चैप्टर में। अब यहाँ पे मेंटल प्रोसेसेस ऐसे हैं कि जिनको हम नॉर्मली असेस तो नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे बिहेवियर्स को, हमारे थॉट्स को और हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ मेंटल प्रोसेसेस ऐसे होते हैं। अब साइकोडायनामिक थ्योरी का ज़्यादा जो स्ट्रेस था, इन्होंने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी वो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को दी थी, कि हम अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं या चाइल्ड का जो भी रिलेशनशिप होता है अपने पेरेंट्स के साथ, उससे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, या इन सारी चीज़ों का उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल होता है। पेरेंट्स हमारे 3 तरह की हमारे पास पेरेंटल अटैचमेंट हमें मिलती है, अथॉरिटेटिव एंड परवेसिव। तो ये तीनों तरह की जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, तीनों तरह की इनकी बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी इसकी वो होती है, हमारी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सो ये अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ही होती है जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर देते हैं। उसकी बेसिस पे हम अपनी एड ईगो और सुपर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इसका सिगमंड फ्राइड का ज़्यादा फोकस था इन चीज़ों पे, कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस का बहुत रोल होता है, चाहे वो हमारे कॉन्शियस में है या अनकॉन्शियस में है, हम रिएक्ट करते हैं। हम अगर एक सिचुएशन में जाते हैं, हमने फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हम उससे खौफज़दा हो जाते हैं और अब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई स्ट्रीट एक्सीडेंट हो गया है, हम नॉर्मल सिचुएशन में, हमने उस सिचुएशन को नॉर्मल लिया है, हम उस वक्त खौफज़दा हुए, लेकिन बाद में हम नॉर्मल लाइफ में आ गए। लेकिन अब जब भी हम उस सिचुएशन में जाते हैं, हम खौफज़दा हो जाते हैं और वो सारे जो भी वहाँ पे एक्सीडेंटल सिचुएशंस थी वो सारी हमारे जहन में वापस से आ जाती हैं, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में तो होती हैं। मेंटल प्रोसेस तो हो रहा है, उसके बाद हमारे बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स भी शो होती हैं। तो बेसिकली यही ज़्यादा इसका सिगमंड फ्राइड का फोकस था, कि हमारी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो लेटर ऑन जाके कुछ सेवियर मेंटल प्रॉब्लम्स का भी बाइस बन जाते हैं, वो रिप्रेस भी हो जाती है। इसमें डिफरेंट तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे जब हमारे पास वो एज अ मेंटल प्रॉब्लम हमारे पास सामने आते हैं, तो सबसे पहले हम डिफेंस मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्होंने कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया था अपनी उन फीलिंग्स को छुपाने के लिए, या उन फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए, या कौन सी कॉपिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की थी। So the psychoanalytical approach to therapy focuses on the resolution of unconscious conflicts through uncovering information that has been repressed
और बरीड इन द अनकॉन्शियस। हमारी जो भी पेनफुल कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, हमारी थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, हम उनको रिप्रेस कर देते हैं। तो हमारी साइको एनालिटिक अप्रोच का ज़्यादातर फोकस क्या होता है कि हम उन अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को अनकवर करें ताकि हम उस रूट काज पे वर्क कर सकें, ताकि ये बिहेवियर दोबारा से हो ही ना। द सेवंथ वन इज सोशियो कल्चरल। दोज सब्सक्राइबिंग टू सोशियो कल्चरल अप्रोच बिलीव that the environment a person lives in has a great deal to do with how the person behaves and how others perceive their behavior। अब सोशियो कल्चरल बिहेवियर में क्या है कि हम दूसरे पर्सन के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं और दूसरे पर्सन हमारे बिहेवियर को किस तरह से परसीव करते हैं। सो ये दोनों तरह की चीज़ें हमारे पास सोशियो कल्चरल में आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, cultural values vary from society to society and must be taken into account in if one wishes to understand, predict and control behavior। अगर कोई चाहता है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ कर सके या उसको अपने आप को प्रिडिक्ट कर सके, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये सारी ट्रेड सोसाइटी टू सोसाइटी मूव हो रही होती हैं, तो उससे सबसे पहले अपनी सोसाइटी को समझना चाहिए कि उसके सोसाइटी किस तरह से परसीव करती है, उसको किस तरह से बिहेव करना है, और उससे सोसाइटी को अपनी इन सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी को किस तरह से समझना चाहिए, सोसाइटी में उसको सर्वाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और अगर उसे इस सोसाइटी में मूव करना है तो उसे अपने इस बिहेवियर को कंट्रोल करना होगा। सो दैट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ सोशियो कल्चरल अप्रोच। देन द 8th वन इज एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी अप्रोच हमने पहले देखा कि इसके नाम से भी लग रहा है कि अब इसकी रूट थ्योरी कौन सी होगी, जो हमें डार्विन ने दी थी, थ्योरी ऑफ डार्विन। ये बेसिकली इस अप्रोच की रूट काज है। अब ये क्या कहते हैं, बिहेवियर कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ एडॉप्टिव द बिहेवियर इज़ टू आवर सर्वाइवल। हम अपनी सर्वाइवल के लिए बिहेवियर को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं, इसकी एग्जाम्पल देते हैं। फेयर इज़ एन एडॉप्टिव एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स। विदाउट फेयर आवर सर्वाइवल वुड बी जियो पैराडाइज्ड। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स हमारा ऐसा होता है कि हमारे लिए खौफज़दा होना किसी चीज़ से ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उससे खौफज़दा नहीं होंगे, उससे भागेंगे नहीं, खुद को बचाएंगे नहीं, तो डेफिनेटली कोई भी हार्ड वाली चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है और हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। सो फेयर इज़ एन एडॉप्टिव एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स, और विदाउट फेयर आवर सर्वाइवल वुड बी जियो पैरालाइज्ड। 9th approach and the last approach is बायोसाइकोसोशल। अब इन्होंने कहा हम सारी जो जंग चल रही है, इस सारी जंग को ख़त्म करते हैं, सारी चीज़ों को मिला देते हैं। हम इसमें बायो को भी स्टडी करेंगे, साइको को भी स्टडी करेंगे और सोशल को भी स्टडी करेंगे। चलें जी, अब हमारी जो जंग थी बायोसाइकोसोशल ने ख़त्म कर दी। हम इसमें इंटरेक्शन देखेंगे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स का, कि ये तीनों फैक्टर्स मिल के किस तरह से हमारे बिहेवियर जो मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका भी एक पूरा साइकिल है कि बायोलॉजिकल क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है और सोशल फैक्टर्स क्या हैं, कौन किसको इन्फ्लुएंस करता है, तो किस तरह का बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस डेवलप होता है। सो ये थी हमारी 9th अप्रोचेज़। अगर हम इन 9 अप्रोचेज़ को इस एक टेबल की फॉर्म में देखें कि ये अप्रोचेज़ का नाम क्या है, ये इस एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, और वो जो भी बिहेवियर उनके सामने आया है वो उसकी काज क्या बताते हैं, और वो उस रूट काज को ख़त्म करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेथड कौन सा यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल अप्रोच, हाउ इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ हाई रिस्क टेकर्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन रिस्क टेकर्स। अब क्वेश्चन है कि इनकी फिजियोलॉजी क्या होती है, हाई रिस्क टेकर्स की और नॉन रिस्क टेकर्स की क्या डिफरेंस है। अब वो कहते हैं कि ये जो भी है ये फिजियोलॉजिकल है, और ये फिजियोलॉजिकल कहाँ पे, इनके ब्रेन में है कुछ। अब वो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या सॉर्ट आउट करने के लिए मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, ब्रेन स्कैन्स करेंगे। अब सेम केस आता है बिहेवियरल या जेनेटिक्स के पास। तो बिहेवियरल जेनेटिक्स के पास ये क्या कहते हैं कि कौन सी चीज़ कंट्रीब्यूट करती है इस रिस्क टेकिंग बिहेवियर में। अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है इसकी जो रूट काज है वो जीन्स हैं, तो वो जेनेटिक एनालिसिस करेंगे, जीन्स का सैंपल लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। बिहेवियरल सेम केस को कैसे लेंगे कि ये जो भी रिस्क टेकिंग बिहेवियर है इसमें रिवार्डिंग या पनिशमेंट का रोल है। अब वो क्या करेंगे, लर्निंग एंड रिफ्लेक्सिस को वो इसकी रूट काज बताएंगे और बिहेवियर मॉडिफिकेशन करेंगे इनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए।
बिहेवियरल में हम रूट काज पे नहीं जाते, हम जस्ट बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं। फिर कोग्निटिव आ जाता है। कोग्निटिव में कहते हैं कि जो रिस्क टेकर्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो इनकी कोग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट की ज़्यादा जो रीज़न होगी, जो वजह बताएंगे वो होगा थॉट्स, कि ये इस बिहेवियर की सारी वजह इनकी थॉट्स हैं। इसके लिए जो हमारे पास जो मेमोरी नेटवर्क से डिफरेंट मॉडल्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं। अब ये कौन से मॉडल्स हैं ये भी हम मेमोरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। देन द नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक सेम क्वेश्चन को कैसे लेते हैं, हाउ डज द एडोलसेंट्स सेल्फ स्टीम इनकरेज और डिस्करेज रिस्क टेकिंग बिहेवियर। अब एक हमारा अपना कंसेप्ट है, हमारी अपनी सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कंसेप्ट है हमारा। तो अब क्या होगा, हम कहेंगे ह्यूमनिस्टिक ये जो भी रिस्क टेकिंग की वजह है वो इनका सेल्फ कंसेप्ट है। बेसिकली इनका सेल्फ कंसेप्ट ही ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, टॉक थेरेपी करेंगे, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे, ना कि उसकी वजह जानेंगे कि क्यों हुआ। जस्ट टॉक थेरेपी करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। साइको एनालिटिक एंड साइको डायनामिक, ये कहते हैं कि जो चाइल्ड के अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं ना, उसकी वजह से ये एडोलसेंस में जाके रिस्क टेकिंग बिहेवियर हमें इन बच्चों का दिखने में आया है। अब ये क्या करेंगे, अब उनके अनकॉन्शियस माइंड को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे कि इनका अनकॉन्शियस माइंड है इनके इस बिहेवियर की वजह। अब उसके लिए वो मेथड क्या यूज़ करेंगे, ड्रीम एनालिसिस करेंगे और टॉक थेरेपी करेंगे। देन सोशियो कल्चरल पे आते हैं, हाउ माइट एन एडोलसेंट्स कल्चर लीड टू रिस्क टेकिंग। कल्चर ने किस तरह से इनके इस रिस्क टेकिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया है। तो हम वहाँ पे रूट काज कहेंगे कि कल्चरल इन्वायरमेंट की वजह से ये सब हुआ है। और हम स्टडी क्या करेंगे, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ करेंगे कि इस तरह के कल्चर में इस तरह के बिहेवियर को किस तरह से लिया जाता है। Then the next approach is evolutionary. In risk taking and evolutionary adaptive trait, कि जो रिस्क टेकिंग है ये अडॉप्टिव ट्रेट है। तो हम इसमें कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन है, ये इसकी रीज़न नेचुरल सिलेक्शन है और इसमें हम स्पीशीज़ का कंपैरिजन करेंगे। देन बायोसाइकोसोशल, व्हाट फैक्टर्स प्रिडिक्ट रिस्क टेकिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन सब ने मिल के इस बिहेवियर को प्रोड्यूस किया है। अब ये किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजी विद इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। अब हम इसमें कहेंगे कि जो इनका बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसकी इंटरेक्शन है किसके साथ, इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स के साथ। वो इंटरेक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से ये तीनों मिल के इस बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, इसको भी हम इसके फर्दर प्रॉपर साइकिल में हम इसको स्टडी करेंगे। और अब हम इसको मॉडिफाई या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ऊपर हमने जितनी भी अप्रोचेस पढ़ी हैं, जितने भी मॉडिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन मेथड्स पढ़े हैं, ये उन सब को कंबाइन करके इस एक बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेगा। सो दीज वर द 9 अप्रोचेस। इन 9 अप्रोचेस में हम किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं, उसकी रूट काज हम हर स्कूल ऑफ थॉट में क्या बताते हैं और उसको हम किस तरह से मॉडिफाई करते हैं। सो ऑल दैट वाज इन दिस टेबल। आई होप द अप्रोचेस आर क्लियर नाउ। चलिए अब हम अगर डोमेन्स की बात करें तो इसमें डोमेन्स क्या होते हैं, वो डोमेन्स जिसमें हम साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है आपकी रिसर्च डोमेन क्या आती है, आपने जिस फील्ड में स्टडी की वो क्या थी, डोमेन बेसिकली आपसे पूछा जाता है। तो हमें डोमेन पता ही नहीं होती कि हमने किस डोमेन में रिसर्च की। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वाज द डोमेन ऑफ योर रिसर्च। सो हम रिसर्च तो कर लेते हैं BS में या MS में, MPhil में या PhD में तो खैर पता होती है डोमेन, लेकिन MPhil में भी काफ़ी हद तक पता होती है। BS और MSc वालों को अपनी डोमेन का नहीं पता होता कि डोमेन क्या होती है। डोमेन होती है कि आपने किस एरिया में रहते हुए अपनी स्टडी की है। इसमें सबसे पहले आ जाती है बायोलॉजिकल डोमेन, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास कंसर्न क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन बिहेवियर। ड्रग्स का बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है, तो हम इसके लिए हम बायोलॉजिकल डोमेन को देखेंगे कि ड्रग्स बिहेवियर पे किस तरह से इफेक्ट कर रही है। तो हम डिफरेंट स्कैन्स के साथ जाएंगे कि ये ड्रग देते हैं, ज़्यादा देते हैं, कम देते हैं, तो बिहेवियर किस तरह का होता है। सो दैट इज़ द बायोलॉजिकल डोमेन। अब अगर हम देखें कि रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग यूजर्स एंड देयर फैमिलीज़, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो हम सोशल डोमेन में जाते हैं। सो दैट इज़ द सोशल डोमेन। कोई भी तरह का हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं या इम्पैक्ट इफेक्ट चेक कर रहे हैं, दैट इज़ द सोशल डोमेन। क्लिनिकल डोमेन में है कि समवन एडिक्टेड टू ड्रग्स, वी डील विद क्लिनिकल डोमेन्स। क्लिनिकल डोमेन्स में हमें पता है कि DSA में बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं, उनको डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई करना, वो हमारे पास क्लिनिकल डोमेन है।
So the clinical domain is the third domain. The fourth one is cognitive domain. Cognitive में क्या आ जाता है? What thoughts might someone entertain to justify their drug use? कोई ड्रग यूज़ कर रहा है तो वो अपनी इस हैबिट को किस तरह से जस्टिफाई करेगा, कौन सी थॉट्स हैं उसके अंदर, तो दैट इज़ द कॉग्निटिव. काउंसलिंग में हमारे पास हाउ माइट अ स्कूल काउंसलर टॉक टू अ स्टूडेंट अबाउट ड्रग्स. ठीक है, हम किस तरह से एक ड्रग्स यूज़र स्टूडेंट को उसके साथ किस तरह से टॉक करते हैं, एक स्कूल काउंसलर उसके साथ किस तरह से टॉक करता है, या हम किसी की काउंसलिंग किसी भी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड किस तरह से करेंगे अगर आप काउंसलिंग के साथ जाते हैं, दैट इज़ द काउंसलिंग डोमेन. डेवलपमेंटल में कि कौन सी एज में कौन सा पेयर प्रेशर था या फिर पेरेंटल प्रेशर था, टीचर प्रेशर था, ट्यूटर प्रेशर था, ये सारी जो भी हमारी ये एक्सपीरियंसेस होते हैं डेवलपमेंटल, उसको हम डेवलपमेंटल डोमेन के अंदर स्टडी करते हैं कि कौन सी एज में क्या चीज़ होती है और कौन सी एज में क्या चीज़ नहीं होती. सो देन दैट इज़ द डेवलपमेंटल डोमेन. एजुकेशनल डोमेन, हाउ इफेक्टिव आर स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स. टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी एजुकेशनल डोमेन में आ जाएंगी. तो यहाँ तक अब तक हमने कितनी डोमेन्स देखी हैं? 7 डोमेन्स. चलिए नेक्स्ट हमारे पास है अब 8th डोमेन, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट फैक्टर्स चेक करते हैं कि आईवी का डीवी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, हम अगर बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं तो क्या चेंजिंग्स आती हैं. सो ऑल दैट इज़ इंक्लूडेड इन एक्सपेरिमेंटल. इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल में हम वर्क प्लेस के साथ डील करते हैं, वर्क प्लेसेस में क्या हो रहा है. पर्सनैलिटी में हम डेफिनेटली पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करते हैं, दैट इज़ द पर्सनैलिटी डोमेन. साइकोमेट्रिक में हम देखते हैं कि किस तरह से हम साइकोलॉजी में डिफरेंट चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ द साइकोमेट्रिक. एंड द पॉजिटिव डोमेन, ऑब्वियसली पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस जो होती हैं ह्यूमन बिहेवियर्स की, उनके ऊपर हम ज़्यादातर फोकस करते हैं. तो ये हमारे पास आ गई हैं टोटल 12 डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजी, जिस इन एरियाज़ में रहते हुए हम स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं. तो मोस्टली इन डोमेन्स के बारे में पूछा जाता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज़, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल इज़. तो आगे आपके पास ऑप्शंस होती हैं, तो फिर आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कौन सी साइकोलॉजी में या कौन सी डोमेन में हम क्या वर्क करते हैं. उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास हैं कुछ की टर्म्स, उनको एक क्विकली हम रिवाइज़ कर लेते हैं. हिस्ट्री में हमने जो की टर्म्स पढ़ी थी वो हमने कल रिवाइज़ की थी. हमने साइकोलॉजी देखा क्या है, बिहेवियर क्या है, माइंड एंड ब्रेन, रेने डेकार्ट, डुअलिज्म का कंसेप्ट, जॉन लॉक एंड एम्पिरिसिज्म, टैबुला रासा, जॉन लॉक ने इसका कंसेप्ट दिया था. देन थॉमस हॉब्स एंड मटीरियलिज्म, चार्ल्स डार्विन एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये हमने हिस्ट्री में देखा था. उसके बाद एडवर्ड टिचनर एंड इंट्रोस्पेक्शन का कंसेप्ट देखा, विलियम बॉन्ड एंड स्ट्रक्चरलिज्म, विलियम जेम्स एंड फंक्शनलिज्म, मैरी वाइट एंड काल्किंस, डॉथिया डेक्स, मार्गरेट फ्लॉय वॉशबर्न एंड ही स्टैनली हॉल. ये वो की टर्म्स थी जो हमने कल स्टडी की. आज जो हमने स्टडी की अप्रोचेस के अंदर वो हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, बिहेवियरल जेनेटिक्स, बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म में हमारे पास 3 लोग हैं, जॉन वॉटसन, स्किनर एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन. उसके बाद हमने देखी कोग्निटिव साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आ गए हमारे पास अब्राहम मैस्लोव एंड कार्ल रोजर्स. अब्राहम मैस्लोव ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट दिया और कार्ल रोजर्स ने कंसेप्ट दिया अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का. देन साइकोडायनामिक और साइको एनालिटिक अप्रोच जो दी सिगमंड फ्राइड ने ही बताया, कॉन्शियस माइंड वर्सेस अनकॉन्शियस माइंड के बारे में. उसके बाद हमने रिप्रेशन का कंसेप्ट भी सिगमंड फ्राइड ने ही दिया, हमने इसको भी देखा कि ये क्या है. देन सोशियो कल्चरल अप्रोच, एवोल्यूशनरी अप्रोच एंड बायो साइको सोशल अप्रोच, ये हमने अप्रोचेस में देखा. फर्दर डोमेन्स में हमने देखा कौन कौन सी डोमेन्स हैं, बायोलॉजिकल, क्लिनिकल, कोग्निटिव, काउंसलिंग, डेवलपमेंटल, एजुकेशनल, एक्सपेरिमेंटल, इंडस्ट्रियल, पर्सनालिटी, पॉजिटिव, साइकोमेट्रिक एंड सोशल. So these were the domains which we discussed today. अब लास्ट में हमारे पास हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ थीम्स भी हैं. इन थीम्स को अब हम देखते हैं कि ये थीम्स क्या होते हैं. साइकोलॉजी में थीम्स की बात की जाती है, इसमें 7 यूनिफाइंग थीम्स हैं और इसको हम 2 सेट्स में डिवाइड कर देते हैं.
पहला है कि साइकोलॉजी को हम एज अ फील्ड स्टडी करते हैं, और दूसरे सेट में हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में हम सब्जेक्ट मैटर करता है। सब्जेक्ट मीन्स जो जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर करता है इसमें। अब इसमें जो पहला थीम है रिलेटेड टू साइकोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, इसमें हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारा जो सेंट्रल आइडियाज़ होते हैं वो है साइकोलॉजी इज़ एम्पेरिकल। विदाउट एक्सपेरिमेंट हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। दूसरी बात में हम कहते हैं साइकोलॉजी इज़ अ थ्योरेटिकली डाइवर्स। हम एक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थेरीज़ का यूज़ करते हैं। हम एक बिहेवियर को एक थेरी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें डिफरेंट थेरीज़ के थ्रू एक बिहेवियर को एक्सप्लेन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, थ्योरेटिकल डाइवर्स, फॉर एग्जाम्पल क्लास इज़ हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है। बेसिकली तो दोनों ही बातें ठीक हैं, लेकिन हम इसको डिफरेंट थेरीज़ के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि इस थेरी के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये हो सकता है, इस थेरी के अकॉर्डिंग ये आंसर हो सकता है। सो ये है फील्ड ऑफ स्टडी, साइकोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। थर्ड में साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स इन अ सोशियो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। साइकोलॉजी का सोशली क्या कंट्रीब्यूशन है और सोशल फैक्टर्स की साइकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। तो इसमें भी साइकोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे कि वर्ल्ड वार 2 में जो कुछ भी हुआ उसके बाद साइकोलॉजी के डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया, उन्होंने वहाँ के सोल्जर्स की मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। तो अब क्या हुआ कि साइकोलॉजी का इफेक्ट हुआ सोशियो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। अब वहाँ पे जो भी कंसेप्ट था वो अभी तक चलता आ रहा है और इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। So these are the 3 central ideas of psychology as a field of study. Next is themes related to psychology is subject matter, कि जो भी साइकोलॉजी में हम सिर्फ साइकोलॉजी को ही स्टडी नहीं करते, इसमें सब्जेक्ट भी मैटर करता है। फर्स्ट अगर हम इसके देखें कि कैसे मैटर करता है, तो इसके 4 एडिशनल फंडामेंटल आइडियाज़ हैं कि बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड बाय मल्टीपल कासेस। बिहेवियर की मल्टीपल कासेस हो सकती हैं। बिहेवियर को कल्चरल हेरिटेज शेप करता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जॉइंटली इन्फ्लुएंस बिहेवियर। एंड नंबर 7, पीपल्स एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इज़ हाईली सब्जेक्टिव। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट मैटर करता है। हमारा बिहेवियर किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है, उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, उसकी कल्चर उसको किस तरह से शेप अप करता है, इन्वायरमेंट कैसे शेप अप करता है, या हमारे अपने एक्सपीरियंस उसको किस तरह से शेप अप करते हैं। सो ये सारे डिफरेंट थीम्स हैं, इन थीम्स के अंदर रहते हुए ही हम अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। तो अगर आपने रिसर्च की है तो आपको मस्ट देखना है कि आपकी डोमेन क्या थी और आपकी स्टडी का थीम क्या था। तो ये हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी रिसर्च के बारे में। अब कल हमने क्या करना है, कल हमारे ये चैप्टर क्योंकि कवर हो गया है फर्स्ट हिस्ट्री का, हम इस चैप्टर की ड्रिल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो आपने इस चैप्टर को पूरा गो थ्रू कर लेना है और इस एक्सरसाइज MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको रेडी रहना है। Now here is again your assignment. 10 vocabulary words, pronunciation, meaning, synonym, antonym, and you have to make a sentence from each word. Now here are the words in front of you. Parallel, sorry मैंने बोलना नहीं है, आप इनको नोट डाउन करते रहें और आपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। Note down these 10 vocabulary words, that is your assignment, and also you have to complete the first chapter and be prepared for the test of first chapter. Please drop a like, leave a comment, share the videos, and don't forget to subscribe. Thank you.